Hello students, myself Jagmohan Kaur. I am a chemistry faculty in Rockwood Institute and I am really very pleased to work over here. I am very happy because this institute is running from last 6 years. Fine, so I hope this institute is very good for your bright future. So you can take your admissions or you can also attend the online classes because we are now on the digital platform. So we are providing you this online classes also. Fine. So today's my lecture is carbon and its compounds, which is the fourth chapter of chemistry, and this is very very important chapter. Fine. So now I'm going to start this topic. So first we start from the introduction. Fine. So now as this chapter is carbon and its compounds and it's all about the कार्बन के ऊपर ही होगा ये चैप्टर सारा और कार्बन ही एक स्पेशल एलिमेंट है जिसको इसके लिए चूज़ किया है उन्होंने ठीक है सो कार्बन क्या है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कार्बन की स्पेशलिटी क्या है बच्चे ठीक है कार्बन इज़ द मोस्ट 15th मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट ठीक है ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल एलिमेंट है इसकी कुछ टेट्रावेलेंसी कैटिनेशन जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसकी वजह से ही इसको चूज़ किया है एंड एटॉमिक मास इसका है 12 AMU एंड एटॉमिक नंबर है 6 ठीक है सो ये ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी स्टडीड दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स इज 9th ग्रेड की कैसे हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स और शेल्स फाइन सो देखो एक बारी कार्बन के बारे में देख लेते हैं ठीक है सो क्या है कि आपको जैसे पता है कि न्यूक्लियस के जो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट शेल है उसको बोलते हैं हम के शेल ठीक है सो नेक्स्ट शेल को बोलते हैं एल शेल एंड ये भी आपने पहले स्टडी किया हुआ है कि के शेल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट अकोमोडेट इट है ना ये तो कंडीशन है ही है सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम किस में इसको करेंगे अरेंज इन द के शेल सो रेस्ट कितने रह गए इसमें कैलकुलेशन करो आप 4 ही रह गए सिर्फ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे आउटर मोस्ट शेल में और आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं वैलेंस शेल ठीक है सो वैलेंसी इसकी कितनी होगी 4 फाइन सो अब क्या होगा कि अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब आपने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि जो एलिमेंट है ठीक है पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब क्या करना चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो स्टेबल करने के लिए अब अब हम यही बात करेंगे कि कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है ठीक है सो कार्बन क्या करता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस किया एटॉमिक नंबर तो इसका 6 है ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने डिस्कस कर ली ठीक है देन इज अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कार्बन ने क्या करेगा कार्बन या तो दो पाथ फॉलो कर सकता है ठीक है अगर तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको अकोमोडेट करने इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम रहेंगे ठीक है तो उससे भी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वो अनस्टेबल रहेगा तो हमारा तो एम पूरा नहीं होगा और कार्बन भी अनस्टेबल रहेगा तो ठीक है सेकेंड केस ये है कि अगर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे तो ठीक है तो क्या होगा एक्चुअली ये भी पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के लिए वाई बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि कार्बन डोंट हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी फॉर इट उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिमूव कर दे ठीक है तो ये भी जो है इस चीज़ को भी हमने क्रॉस कर दिया इस चीज़ को भी हमने क्रॉस कर दिया तो कार्बन करेगा क्या ठीक है कार्बन के पास एक ही चीज़ है बच्चे कि वो बॉन्ड बनाएगा ठीक है जैसे हमारा अपनी फैमिलीज़ के साथ बॉन्ड है अब केमिस्ट्री में हम दो टाइप्स के बॉन्ड्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं आयनिक बॉन्ड होता है अगर कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा अगर कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल देखो हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कर रहा है ठीक है तो वो जो ट्रांसफ़र कर देता है ना इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे देना पूरी तरह से ठीक है उसको बोलते हैं वो कौन से टाइप का बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड ठीक है बट वो तो ये कर नहीं पाएगा ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस दोनों चीज़ों में कर लिया कि दोनों वेज जो है वो क्रॉस हो गए अब करेगा क्या ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कौन सा बनाएगा ये बॉन्ड बच्चे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये केमिकल बॉन्ड है जिसमें ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा और ये बॉन्ड बनाता है कई और एलिमेंट्स के साथ बनाता है ठीक है तो वो ये सारे के सारे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है सब नहीं देगा शेयर करेंगे मिल के ये बॉन्ड बनाएगा उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड भूलना नहीं है डोंट फॉरगेट दिस नेम फाइन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दिस चैप्टर देन तो कार्बन कैन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट्स ठीक है सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड okay sorry today my health is not good so some little bit problem cough ki hai so I hope you will adjust with it fine so now comes to the actually covalent bonding type so कितने टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चे 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होंगे ठीक है
थ्री टाइप्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है। सो जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, अब वो अपने आप को, अब उसको हम ऑक्टेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसकी शेल में कंप्लीट है ना, तो वो हैप्पी है उसके लिए। ठीक है, उसको 8 करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेट नहीं करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कब पूरे होंगे और फिर वो स्टेबल होगा, ऐसा बात नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कि डुप्लेट, उसको बोलते हैं डुप्लेट, वो डुप्लेट से ही मतलब कंप्लीट कर लेते हैं अपना शेल, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड देन दे विल बिकम स्टेबल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 है। ठीक है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दिया 1, एंड इस दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या किया ये वाले हाइड्रोजन ने, ठीक है, यहाँ पे बनाई हुआ है, ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक तो था ही था, ठीक है, दूसरा उसके वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लिया। तो ये ऐसे करके सर्कल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपरली विजिबिलिटी हो जाए कि क्या है, कैसे शेयरिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ, दूसरे वाला जो हाइड्रोजन था उसने भी क्या किया, खुद का तो उसके पास एक तो है ही है, ठीक है, और दूसरे वाला उसका भाई उसका भी उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, जिसको क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। फाइन, सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंगल। सिंगल क्यों बने, क्योंकि इन्होंने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। ठीक है, सो गॉट माई पॉइंट। आई होप ये आपको समझ आएंगे, आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे सारे डाउट्स वगैरह। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट वन इज अ डबल बॉन्ड। तो इसी को हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली शेयरिंग विद ईच अदर। ठीक है, नाउ कम्स टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, एज अटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। सो आप देखो उसको कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करके 2 और 6 बन गई। सो 6 है मीन्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले, अब इस देखो 1 2 3 4 5 6 तो है ही है इसके पास। ठीक है, और इसके भी 6 लगा दिए। अब क्या किया इसने, इसके साथ जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है, ले लिए, शेयर कर लिए, तो इसने ये भी हैप्पी हो गया। इससे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास अपने वाले जो ये 6 तो थे ही थे, अब इसने इसके वाले भी शेयर कर लिए, तो क्या हो गया, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके बीच में कितना बॉन्ड बना, ओ डबल बॉन्ड ओ। फाइन, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, बताइए, 7। ठीक है, और 2 और 5 हो गया, 5 है मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है ना 8 करने के लिए कंप्लीट। तो क्या करेगा ये, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल शेयर। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास 5 है और इसके पास भी 5 है, वो उससे 3 भी ले लेगा और वो उससे 3 भी ले लेगा, तो क्या होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो कितने इनके बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने किए, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन फॉर्म हो गया। ठीक है, डन। सो नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट वन वी आल्सो डिस्कस कि प्रॉपर्टीज क्या हैं कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं आयनिक बॉन्ड की भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने लग पड़ी तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरा ये चैप्टर इन ब्रीफली आई कैन एक्सप्लेन यू। ठीक है, कि चैप्टर भी कवर हो जाए और आपको ये डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं हम। जो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ठीक है, मतलब अगर वो लो होगा इसका मतलब कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो है वो कम है, वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको अगर हम हीट करेंगे कुछ भी करेंगे वो जल्दी से ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर फिजिकल स्टेट की बात करें ना, तो ये लिक्विड, सॉलिड, गैशियस किसी भी एक्सटेंट मतलब ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। फाइन, सो दूसरी बात अगर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, अब देखो बच्चे उनमें जो मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग थी वो तो रही नहीं, वो तो टूट सकती है। सो इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर हुए ना इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब उनकी बॉन्डिंग ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, तो वो तो इजीली ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनका। तो क्या होगा, चार्जेस की फ्लो नहीं होगा, चार्जेस फ्लो ना होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर।
देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो है ना हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर हो गया उनमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं, बट वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्लियर? ओके. Then moves to the next slide, that is our tetravalency. Now we will discuss about the qualities of the carbon. Carbon की unique properties कौन सी हैं? That's why this chapter is belongs to the carbon only. Fine. So क्या है वो अब हम थोड़ा सा इसको explain में करेंगे. Tetravalency of the carbon. Sorry. So actually carbon, as we already discussed from the starting of this video, that carbon having a 4 electrons. कितने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 हैं. ठीक है. तो क्या करेगा एक्चुअली? ये अलाउ करेगा और अदर एलिमेंट्स को, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे एलिमेंट्स को ये अलाउ करता है कि मेरे साथ आके बॉन्ड फॉर्मेशन करो. ठीक है. तो ये वाले एलिमेंट्स इनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं. बनना कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा इसके साथ. तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. क्लियर? देन इट्स जो इसकी जो वैलेंसी है, जैसे हमने डिस्कस किया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में? 4. ठीक है. सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? टेट्रावेलेंसी है. क्या वैलेंसी है इसकी? टेट्रावेलेंसी है. मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल में, अपने शेल में. ठीक है. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है. तो कोवलेंट बॉन्ड करेगा. 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल में. तो वो क्या करता है? इन सब एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन लगा लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है, इनके साथ बॉन्डिंग बनाता है ये. ठीक है ना. मोस्टली ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, हम वही जो स्ट्रक्चर्स करेंगे नॉमेनक्लेचर में तो उसमें यही सब है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बनती है. ठीक है. ये सब कोवलेंट बॉन्डिंग है. रिमेंबर दिस थिंग प्लीज, डोंट फॉरगेट. टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन. ठीक है. सो ये वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का. क्या नेचर है ये इसका? स्पेशल है ये. वर्सेटाइल, वर्सेटाइल नेचर है ये. सो दिस इज द वर्सेटाइल नेचर, नेचर ऑफ कार्बन. ठीक है. सो ये टेट्रावेलेंसी वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया. आप ये लिख सकते हो कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड मतलब कार्बन इज ऑलवेज एक्चुअली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ठीक है. और ये जो मैक्सिमम क्लोरीन सबके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है और दैट इज अ कोवलेंट बॉन्डिंग. फाइन. नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में, कि ये खुद के ही एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. ठीक है. कैटिनेशन मीन्स खुद जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन. क्लियर हो गया? आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि कार्बन कैन मेक्स अपने ही खुद के एलिमेंट्स के साथ इट कैन मेक द बॉन्ड्स. फाइन. तो क्या होगा? कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल. ऑफ कोर्स कार्बन दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. क्लियर? सो नाउ तो ये दो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसके बारे में लिख सकते हो. क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की. तो टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी यू विल डिस्क्राइब इट. ठीक है. इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. फाइन. नाउ कम्स टू द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टेबिलिटी क्या है? कार्बन का साइज बहुत छोटा है. ठीक है. सो जो न्यूक्लियस है, इट्स न्यूक्लियस इज टू होल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली. मतलब उसका जो साइज है बहुत छोटा है. छोटे की वजह से क्या है? स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है उसमें. क्या है? स्टेबिलिटी भी मोर है. क्लियर? सो मोर स्टेबल है कार्बन. ठीक है. सो नाउ कम्स टू द एलोट्रॉप्स. आई होप आपको कार्बन के बारे में इतनी क्लियरिटी हो गई है कि एटॉमिक नंबर उसका क्या है, उसकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है वो किसके साथ, शेयरिंग करने से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, है ना. सो ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. क्लियर? सो नाउ इतना तो मैं रख सकती हूँ होप आपसे. ठीक है. सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. यू नो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिस इट. फाइन. नाउ दैट इज द एलोट्रॉप्स. सो एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या है. द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स विच कैन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट. एक्चुअली क्या है ये बात, ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एलोट्रॉप्स ऑफ द
कार्बन। सो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन की फिजिकल फॉर्म्स जो है ना वो अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ जो भी उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती है, वो मतलब कि उनकी सेम होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट जो फिजिकल अपीयरेंस लगा लो या फिर फिजिकल जो लुक वाइज लगा लो वो सब इसका डिफरेंट होगा। सो कार्बन के आगे 3 फॉर्म्स हैं जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। फाइन, सो वी विल डिस्कस कि क्या क्या है। डायमंड, फर्स्ट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। ठीक है, सो ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। सो ईच कार्बन बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सब में बताया क्या मैंने आपको, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस ये तीनों ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है कार्बन की। ठीक है, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, बट अंदर का जो केमिकल केमिस्ट्री जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी सब में। क्लियर। सो नाउ इसमें क्या होगा, डायमंड। अब डायमंड में क्या होगा, जो एक कार्बन है ना वो आगे 4 कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, सो ग्रेफाइट में क्या है, जो इसकी लेयर्स है वो हेक्सागन है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। मीन्स कि ये 3 आगे ये 4 के साथ अटैच है, ये कार्बन जो है एक, और ये जो है कार्बन एक 3 के साथ फर्दर अटैच है। मीन्स कहने का ये है, देखो ये चारों की साइड पे 4 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सो इसका कोई भी जो हैंड है ना वो फ्री नहीं है। ठीक है, सो अगर इसका कोई हैंड फ्री नहीं है, इट मीन्स कि डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है उसके पास कोई। ठीक है, सो ये चारों चीज़ों जो है ना, चारों इसके जो हैंड्स हैं वो सब बिजी हैं। किसके साथ बॉन्ड्स बना रहा है, ये 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हुआ पड़ा है, फ्री नहीं है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब सेकेंड है ग्रेफाइट। अब मैंने आपको ग्रेफाइट के बारे में बोला, क्या था उसमें कि जो ये देखो जो 3 हैं, इसके 3 हैंड्स बिजी हैं, ये 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, बट ये जो फोर्थ वाला है ये तो फ्री लग रहा है ना, तो ये फ्री ही है। फ्री होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, तो मेनली क्या है कि इसमें क्या होगा, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग इन योर ओन नोट्स ऑल्सो। फाइन, सो नाउ कम्स टू द दिस वन, फ्लोरीन्स के बारे में अगर बात करें तो। ठीक है, आई होप आपको डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि स्ट्रक्चर आगे फर्दर कितने कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है और कितने से नहीं है। ठीक है, सो फ्लोरीन्स में क्या होगा, ये हॉलो लाइक है और इट्स लाइक अ फुटबॉल शेप। ठीक है, सो ये कार्बन जो है वो फर्दर ये बहुत बड़ा, एक जैसे फुटबॉल होता है ना केज की तरह, वैसा स्ट्रक्चर है इसका। 60 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होगा, तो इसकी एग्जांपल होगी C60। ठीक है, आप ये लिख सकते हो C60 इज एन एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये है कि देखो ये जो डायमंड है ना, इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या है, इट्स लिटिल बिट सॉफ्ट। ठीक है, और यूज्ड इन पेंसिल्स, जो पेंसिल्स में आगे आपने देखा होगा वो ग्रेफाइट की होती है। इट कैन एक्चुअली वी कैन ब्रेक इट ऑल्सो, तो तोड़ सकते हैं उसको। ठीक है ना, सॉफ्ट है वो। सो नाउ द कम्स टू द फ्लोरीन्स, यूनिक इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन ड्रग्स। तो इनको ड्रग्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। सो okay, fine. So I hope actually that is sufficient for you guys. So move to the next slide. सो आई होप कि आपको इतना बात तो क्लियर हो गई है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं, कार्बन की 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब बार बार इसकी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो कि ये नीड है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लिया इस चीज़ को। ठीक है, नाउ मूव्स टू द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा बच्चे, देखो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट बात ये है कि हाइड्रोकार्बन्स ये बने कहाँ से हैं, कार्बन्स ये बने हैं हाइड्रोजन, किस किस के बने हैं ये, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, इसके कंपाउंड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हैं, ये कंपाउंड्स किसके हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो ये फर्दर कितने में हम करेंगे इनको, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको। कुछ इनकी स्ट्रेट चेन्स होती हैं। ठीक है, कुछ इनकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके बारे में स्ट्रक्चर करेंगे कि क्या क्या है। अगर हम बात करें कि एलिफेटिक चेन, सो एलिफेटिक चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन। ठीक है, जो आप जैसे पढ़ते भी हो कि जैसे नॉर्मल है।
ठीक है, ऐसे करके चेन जो बनी हुई है, बिल्कुल कोई भी रिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा स्ट्रेट चेन जा रही है। ठीक है, वो किस में आएगा? एलिफेटिक में। ठीक है, सो एरोमेटिक में क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, या कोई साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी लगा लो। अगर बेंजीन है तो बेंजीन देख लो, ये बेंजीन भी क्या है? क्लोज्ड रिंग है, चारों तरफ से बंद ही है। ठीक है, ये भी आ सकता है। सो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें ये भी आ सकता है, वो हम आगे करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि फर्दर ये साइक्लिक टाइप आपको स्ट्रक्चर कोई मिल रहा है कि साइक्लिक टाइप है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? आपका एरोमेटिक में आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट चेन मिलेगी तो वो किस में आ जाएगी? आपकी एलिफेटिक में। ठीक है, एलिफेटिक को फर्दर डिवाइड अगर करें हम तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, हमने क्या करना वो तो ऑलरेडी पहले ही डिवीजन हुई पड़ी है। ठीक है, सो सैचुरेटेड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सो एलिफेटिक को हमने फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक के ऐसे डिवीजन नहीं है। सो एलिफेटिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, किस में करेंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। क्लियर? सो सैचुरेटेड में क्या होगा? वो कार्बन कंपाउंड्स उनके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। कितने बॉन्ड्स होंगे? सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें कौन से बॉन्ड्स होंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर? सो अब इनका अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस के ऊपर ही आप उनके नाम लगा सक नेम नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा। सो एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n+2। ठीक है, सो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ लिखने हैं कितने हैं, ठीक है ना। सो वो आप देखोगे CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिए। देन इज अनसैचुरेटेड में क्या होगा? एल्कीन्स, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। एल्काइंस का CnH2n+2। ठीक है, एंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? सो नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट वन। now comes to the next point, that is about the number of carbon atoms। ठीक है, कैसे हमने इनको डिवाइड किया है। जैसे अब मीथेन की बात करें हम, ठीक है, मिथ मिथ मतलब कितने कार्बन एटम्स होते हैं मिथ में? 1 कार्बन एटम। ठीक है, उसकी एग्जांपल दी हुई है, उसका फॉर्मूला है CH4। मिथेन, एन का मतलब क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर एन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, सो क्या है? अगर तो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा उसके अंदर। और उसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? सफिक्स मतलब जो पीछे लगाना है हमने, वो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एन। क्या यूज़ करेंगे? एन। ठीक है, और दूसरे वाले का भी बताऊंगी मैं अगली स्लाइड में। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? अगर 1 कार्बन एटम है देन इट इज़ अ मिथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स एन तो आएगा ही आएगा। सो इसका नाम क्या हो गया? मिथेन। सो फॉर्मूला क्या हो गया इसका? CH4। ठीक है, ओके, प्लीज़ 1 मिनट वेट। Sorry. So now comes to the same point. Fine. So now methane में कितना क्या फॉर्मूला उसका हो गया? CH4। फाइन। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? C सेंटर में लिख दिया, हाइड्रोजन का आसपास बॉन्डिंग हो गई, हर जगह आप हाइड्रोजन लगा लो। सिंपल, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिथ है 1 कार्बन एटम। ठीक है, एन है तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। ठीक है, अब इथेन की बात करें तो, ठीक है, सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ओपन। इसको बेटा हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? कंडेंस्ड फॉर्म। एक्चुअली यू विल स्टडी दिस थिंग्स इन +1 केमिस्ट्री और +2, जो भी आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो अभी आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। कंडेंस्ड फॉर्म होगी ये। और अगर ओपन स्ट्रक्चर बोलते हो तो पूरा ओपन का ओपन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बना लोगे आप इसको ओपन करके। ठीक है, नाउ द सेकंड वाज इन इथेन। इथेन में क्या इसका फॉर्मूला क्या? अभी आपको मैंने क्या बताया था एल्केन का? CnH2n+2। ये लिखा था ना हमने, CnH2n+2। इसको ही फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो यही है, उसी के ऊपर आप लगाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकल आएगा? C2H6। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें, कि ये जो आपस में मिथेन और इथेन, प्रोपेन, इन सब की फैमिली तो एक ही है ना, क्योंकि ये सब में क्या है? एन लगा हुआ है पीछे। ठीक है, सब में ये सेम ही है। आगे आगे हमने डिस्कस करना है वैसे होमोलोगस सीरीज के बारे में, बट इतनी बात जान लो कि क्या है इन सब में जो डिफरेंस है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई, देखा होगा आपने, कोई अपने
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि बच्चे हैं 4 सपोज, तो उनमें क्या 2 ईयर्स का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है तो बिलोंग तो एक ही फैमिली को कर रहे हैं ना वो लोग, ठीक है, ऐसे ही है, ये एक ही फैमिली के हैं सब, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस किसका है, सिर्फ सी एच टू ऐड कर दो दूसरे में, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हम लोगों के पास इथेन। अगर हम CH2 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। CH2 का ही डिफरेंस है इनमें सब में। सो CH2 आप ऐड करते रहोगे तो अगला अगला फॉर्मूला नेक्स्ट आपको मिलता रहेगा, क्लियर। सो दिस वन इज योर ओपन फॉर्म। सो ओपन फॉर्म में क्या है, कार्बन कितने हैं, 2 है, तो कार्बन सिंपल पहले कार्बन लगा दो, फिर जितनी स्पेस उसकी रह गई है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। थर्ड वन इज अ प्रोपेन, प्रॉप है, ये बात बहुत ज़रूरी है, गलती नहीं करनी है। मिथ में 1 कार्बन होगा, ठीक है, इथ में 2 होगा, एन है तो ये तो पता चल ही रहा है भाई कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इन तो है नहीं उसके पीछे, एन ही तो है, ठीक है। फिर प्रॉप है, इट मीन्स कितने कार्बन हैं, 3, ठीक है, एन है, सिंगल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन लगा दो सीधे के सीधे, देख क्या रहे हो, सीधे के सीधे 3 कार्बन लगा दिए। अब आसपास क्या लगा देने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, हाइड्रोजन्स, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बनाना स्ट्रक्चर। सो ऐसे ही आप अगले वाले भी बना सकते हो, ब्यूटेन वगैरह का, पेंटेन का, हेक्सेन, ऑक्टेन। आई होप आप 7, 8 या 10 तक ही याद रखो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट टू द अदर वन, जैसे ये बनाए भी हुए हैं ऑलरेडी कि आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या होगा, 4 कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन लगा दिए हमने उसके साथ। पेंटेन है, 5 लगा दिए, 5 कार्बन्स लगा दिए और हाइड्रोजन्स। हेक्सेन है तो क्या हुआ, हेक्स में कितने कार्बन्स होंगे, 6 होंगे, हाइड्रोजन लग गए। सो ऐसे यू कैन फॉलो दिस थिंग्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज, ठीक है। So now the next one is your okay. So now if we are talking about the ethene, ethene क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड होगा। सो इथीन में क्या होगा, सॉरी सो इथीन में क्या है, ये हमारा इथीन है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। देखो इसका स्ट्रक्चर ओपन में बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन। क्या फॉर्मूला था, जर्नल CnH2n, ठीक है। एन मतलब, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो इथीन है ना बच्चे, जो डबल बॉन्ड वाला जो मिथ, वो तो हमने स्टार्ट कर दिया था मिथ से, है ना। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो स्टार्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था, मिथ से, मतलब 1 कार्बन से स्टार्ट कर दिया था। पर जो हमारा डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो किससे स्टार्ट होगा, वो मिथीन नहीं होता, कोई भी, कोई मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मिथीन नहीं है, ये क्रॉस है, मिथीन नहीं है वो, एटलीस्ट उसके लिए हमें 2 कार्बन एटम्स की ज़रूरत है। वी नीड 2 कार्बन एटम्स बेसिकली फॉर दिस, ठीक है, 1 से नहीं काम चलेगा। सो इथीन में क्या होगा, सी कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n ही तो है, तो 2 से ही मिनिमम होगा, 1 से नहीं, है स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसका, क्लियर। सो C2, सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इथीन से। प्रोपीन, ब्यूटीन, ये तो पता लग गया, इथ में कितने कार्बन हैं, 2, ठीक है, प्रोप में कितने हैं, 3, ब्यूट में कितने हैं हमारे पास, 4, ठीक है। सो ऐसे करके आगे आप चलते रहोगे, ठीक है। सो नाउ द स्ट्रक्चर इज हेयर ऑल्सो, ये फॉर्मूला ये लिखे हुए हैं, C2H4 हो गया। सो इसको अगर हम ओपनली लिखते हैं, डबल बॉन्ड आएगा इनमें, क्योंकि एल्कीन है, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन्स लग गए साथ में, ठीक है। सेकेंडली इसमें आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोपीन में 3 कार्बन हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये देखो ये वाला कार्बन है ना, ये 3 कार्बन हैं और हाइड्रोजन उसके साथ लगा दी। अब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये क्रॉस हो जाएगा, यहीं पर हाइड्रोजन लगेगा। फिर नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक दिस इज अ ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या होगा बच्चे, ब्यूटीन में 1 2 3 4 चाहिए हमें कार्बन्स, ठीक है। 4 कार्बन्स में हम लगा देंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है या कोई भी, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा, एक स्पेस छोड़नी पड़ेगी हम लोगों को, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हो जाएगा आपका। देन कम्स टू द एल्काइंस, ये हो गया डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द एल्काइंस। एल्काइंस में कितने बॉन्ड्स होते हैं, YNE, सफिक्स क्या है इसका, YNE। ENE वाले जो थे इनमें डबल बॉन्ड होगा, था ही डबल बॉन्ड, ठीक है। तो YNE में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या होगा,
ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, अब इथाइन की बात करें हम लोग, ठीक है, इथ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। सो एटलीस्ट हमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स चाहिए इसके लिए, ठीक है। C2H2 इज अ फॉर्मूला ऑफ इट, सॉरी, जो जनरल फॉर्मूला है ये क्या था, CnH2n-2। क्लियर। सो इसमें क्या होगा, अब इसके स्ट्रक्चर्स देखो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उतने ही हाइड्रोजन रिमूव हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सिर्फ यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, 2 कार्बन्स साथ में HH लगा दी, यहाँ नहीं लगाओगे आप लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड भी बन रहा है ना, वो बॉन्ड तो बन रहा है उनके बीच में, तो हाइड्रोजन नहीं लगाने वहाँ पे। फिर उसके बाद सेकेंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होगा, हमारे पास 3 कार्बन्स आ गए, ठीक है। तो जो इसके साथ में जो बॉन्डिंग्स के साथ वाले हैं इनमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा, साथ साथ जो लास्ट में है वो तो CH3 यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पे आपने नहीं कुछ लगाना। समझ आ गई, ऐसे ही लिखना है ये स्ट्रक्चर। देन कम्स टू द ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पर आसपास नहीं लगेंगे, और यहाँ से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर कर दिया, 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स यू विल ड्रॉ इट। आई होप यू जस्ट ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर इट। या फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर उसको फॉलो करो फॉर्मूले को, देन यू विल गेट दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। सो नाउ now moves to the another topic which is also very important, that is about the functional groups। ये functional groups क्या होते हैं, अभी तो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी पढ़ी है कि सैचुरेटेड में क्या होगा कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फंक्शन बता रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कुछ फंक्शन बता रहे हैं कि वो कैसा है, ठीक है, क्या बिलोंग करता है किस चीज़ को भाई, वो अल्कोहलिक फैमिली है, वो एल्डिहाइड फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्या है वो। क्लियर। सो इसमें क्या होगा, कम्स फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं ना हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ही पढ़ रहे हैं ना। तो जो हाइड्रोजन है ना, कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो जैसे कोई भी हमारे पास कंपाउंड है ना, जैसे यहाँ पे तो HH लगे हुए हैं, इस साइड क्या लगा हुआ है, HH वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगना चाहिए था, वैसे तो हम हाइड्रोजन ही लगा रहे हैं ना, पर यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर ना कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, कोई अलग से ग्रुप लग गया, कोई अलग से हमें दिख रहा है। सपोज हम OH लगा लें, तो क्या हो गया, इसका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, ऑफकोर्स नाम चेंज ही होगा अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लग गया इसमें तो, ठीक है। तो यही हमने स्टडी करना है। अब इसके बारे में क्या है बच्चे, रूल्स क्या हैं इसके, सबसे पहले नेमिंग करने के, जो नेम करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई चेन मिली है हम लोगों को, नेम कहाँ से कैसे करना है हमने उससे, चूज द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले कार्बन की चेन जो है वो हमें देखनी है कि हम आगे नॉमेनक्लेचर में करेंगे, कार्बन की कितनी लंबी चेन है, 1 2 3 4, उसको नंबरिंग भी करनी है हम लोगों ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर नंबर करना है उसको जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेन बनाती हूँ वैसे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या है हमारा, सॉरी इधर नहीं है, सपोज हमने यहाँ पर OH ग्रुप लग गया, क्लियर। तो क्या हुआ, अब मैंने नंबर, मैंने HH नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, वो आपको पता ही है, वो आपको क्लियर ही है कि यहाँ जो साइड्स पे क्या है, HH तो लगे ही होंगे। तो क्या है यहाँ पे OH है ना, जैसे नंबरिंग करनी है हमने, पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेनी है कि कौन सी लॉन्गेस्ट, अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, नंबरिंग के तो दो वेज हो गए, एक हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। सो हमने नंबरिंग ऐसे भी कर ली वैसे भी कर ली, स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में ना आप स्टार्ट में ऐसे करो, ठीक है। पर हमने फॉलो किस चीज़ को करना है, जो सेकेंड पॉइंट हमारा बता रहा है कि नंबर ऑफ द चेन टू गिव द लॉन्गेस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप लिस्ट, ठीक है, वो दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन का लीस्ट नंबर है ना, अब 2 छोटा है कि 3 छोटा है, 2 छोटा है ना, हम इधर से नंबरिंग को कंसीडर करेंगे, उधर से कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बिग नंबर है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो हम सेकेंड वाले को लेंगे, तो इसका जब नॉमेनक्लेचर करना है हमने तो सेकेंड लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे वो हम करते हैं कि कितने कार्बन एटम्स हैं, अगली स्लाइड में आई विल शो यू, ठीक है, कि कैसे होगा। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन। सो वो भी अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल्स देयर आर
लॉट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच आर अटैच टू द कार्बन चेन, है ना। वो तो बता ही दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है कि हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो गया, उसकी जगह किसी स्पेशल ग्रुप ने ले ली। कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम बात करें हेलो एल्केन की, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो का मतलब क्या होता है, हैलोजेंस। हेलो का मतलब क्या होता है, हैलोजेंस, ठीक है। अगर कोई भी लाइन में हमारी चेन है कार्बन की, क्या है हमारे पास, कार्बन की चेन है, उसमें हैलोजन ग्रुप लग गया, पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो वो अगर हैलोजन ग्रुप लग गया तो ये देखो चेन बनाई, एग्जांपल बताइए उन्होंने, तो हमने प्रीफिक्स हमेशा कौन सा यूज करना है, क्लोरो। डिपेंड करता है हैलोजन कौन सा लगा है, अगर तो क्लोरीन लग गया तो उसके आगे प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे, क्लोरो, ठीक है। अगर ब्रोमीन लग गया तो क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, ठीक है। सो ऐसे ही है, फ्लोरो फॉर फ्लोरीन, ये सब हैलोजन्स ही है, क्लियर। सो अब जैसे एग्जांपल दी हुई है, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, अगर आपने देख लिया भाई क्लोरो लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लगा देना, ये पीछे नहीं लगाना, आगे लगाना है। कहाँ लगाओगे, क्लोरो पहले लगाओगे, प्रीफिक्स क्या होता है, पहले लगाना। फिर उसके बाद नंबर काउंट करोगे कितने कार्बन चेन्स के, 1 2 3, 3 कार्बन चेन वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं ना, प्रॉप, प्रॉप तक लिख दिया, ठीक है। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड ही तो है सारे, तो क्या लिखोगे पीछे, एन, ठीक है। तो नाम क्या हो गया इसका, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो, क्लोरो पहले लग गया, अगर सपोज यहाँ पे बी आर लगा होता, बी आर वाला एग्जाम्पल भी है नीचे, सो अगर बी आर लगा हुआ है तो नाम क्या हो गया उसका, ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बी आर लगा हुआ है तो इसके आगे क्या लग गया, प्रोमो। प्रॉप क्यों लगा, 3 कार्बन एटम्स थे। एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द ओके, सेकेंड वन इज योर एल्कोहल। अल्कोहल में अब सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, जो पीछे लगेगा, ठीक है, नाम के बाद में हमने लगा देना है, ठीक है ना। जैसे हम एन यूज कर रहे थे, इन कर रहे थे, आइन कर रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स को, ओल, ठीक है। अब जैसे ये देखो, कितने कार्बन हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन पे इन्होंने ओ OH लगा दिया, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम प्रॉप पहले नाम सीधा लिख दो, प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज करना आप लोगों ने, प्रीफिक्स सिर्फ आपने यहाँ यूज करना है अगर हेलोजन लगा होगा तो, ठीक है। सो इसमें क्या यूज करोगे, 1 2 3, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन, ठीक है, ठीक है, प्रोपेन आ गया। इन, तो पीछे फंक्शनल ग्रुप कौन सा नजर आ रहा है, ओ OH, दैट इज द एल्कोहलिक ग्रुप। ये पहचानना तो आपको ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा पहचानने के लिए, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, स्ट्रक्चर में आपको कुछ ओ OH नज़र आ रहा है तो फिर वहाँ उसके नाम के पीछे क्या लगा दोगे, OL, ओल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले उसका सिंपल आप नाम लिख दोगे, प्रोपेन, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं तो ब्यूटेन आ जाएगा। सपोज अगर सेम एग्जाम्पल आप करके देख लो, ठीक है, 4 कार्बन हैं हमारे भाई, ठीक है। तो इसमें अगर ओ OH लगा रहे हैं हम पीछे तो क्या है, ब्यूटेन आ गया इसका, ब्यूटेन, ठीक है। तो पीछे, पीछे क्या लगाएंगे, ब्यूटेनोल, ओल, क्यों भाई, क्योंकि ओ OH लगा हुआ है, दिख ही तो रहा है, ओ OH तो लगा हुआ है ना, तो ब्यूटेनोल हो गया, क्लियर। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द अदर्स फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने क्लोरीन वो हेलोजेंस का कर लिया, हेलो एल्केन्स बोलते हैं, हेलोजन लग गया तो उसको एल्केन्स को क्या बोलेंगे, हेलो, क्लियर। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की, ठीक है, हमने उसकी बात कर ली है, अल्कोहल की बात कर ली है। अल्कोहल में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं बच्चे, ओल, क्लियर। सो अब आएगा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में क्या आता है सफिक्स हमारा, अल, वहां पे ओल था, यहाँ पे क्या आएगा, अल, AL, अल। अब इसके भी एग्जांपल देखो, ये 3 कार्बन वाली चेन है हमारे पास, ठीक है, और एल्डिहाइड की पहचान कहाँ से होगी, C डबल बॉन्ड और H मीन्स C डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है लास्ट में जाकर, ठीक है, बीच में नहीं है, अगर बीच में होगा तो वो कीटोन वाला हमने अगला एग्जाम्पल करना है, ठीक है। तो अगर आपको साइड पर कहीं अगर C डबल बॉन्ड O और ये सब ऐसे मिल जाए ना, तो इसको आप क्या पहचानोगे, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, अल, AL, अल। तो ये देखो अब कितने कार्बन है, 1 2 3, क्या हो गया ये, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये ना मत सोचना कि ये तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर लग रहा है,
गलत हो जाएगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है? ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये इसी से तो आपने देखना है कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। अगर ये भी ना हुआ तो क्या पता चलेगा, फिर तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होगा उसमें। ठीक है, सो इसमें क्या आ गया? अल आ गया। क्या आ गया? अल। प्रोपेनल हो गया, इसके पीछे आपने यूज करना है अल को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव करो कीटोन में। कीटोन में से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कीटोन है? कीटोन के सेंटर में कहीं कार्बन, जो कार्बन चेन है ना बच्चे, उसके सेंटर में कहीं सी डबल बॉन्ड ओ लगा होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो वहां से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ये ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। और कीटोन ग्रुप के जो फिक्स यूज करोगे वो कौन से यूज करोगे? ओ एन ई। ओन बोलना है, वन नहीं बोलना इसको। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3 कार्बन चेन, फाइन। सो बीच में लगा हुआ है, आइडेंटिफाई हो गया, ओन है। कितने कार्बन है? प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम्स है। ठीक है, एन है सिंगल बॉन्ड, और ओन पीछे क्या लगा दिया? ओन। अल तो आएगा नहीं क्योंकि ये कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। सो नाउ कम्स टू द कार्बोक्सिलिक एसिड वन। कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा यूज होता है ना सफिक्स, वो होता है ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक एसिड। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, मीन्स की सफिक्स हम ये यूज करेंगे। तो देखो अब इसकी क्या पहचान होगी हमारी, कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये इकट्ठा ही है, ओ OH भी लगा होगा और डबल बॉन्ड ओ भी लगा होगा, ये ऐसे ही आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। तो इसकी पहचान होगी कि सी डबल बॉन्ड ओ और ओ OH, मतलब COOH होता है ना इसका, तो ये आपको कंबाइन में ऐसे मिलेगा। तो इसकी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग। फंक्शनल ग्रुप्स क्या बता रहे हैं? कंपाउंड के फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि कंपाउंड कैसा है, मतलब वो एल्कोहलिक है, कीटोनिक है, एल्डिहाइड है, किस फैमिली को वो बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। क्लियर? सो नाउ द नेम विल बी प्रोपेनोइक एसिड। उसके पीछे क्या लगाओगे आप? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। गॉट इट? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कीन्स ऑल्सो। ठीक है, अगर एल्कीन्स हैं, देखो ये हमने थोड़ा सा देखा था, एल्कीन्स में क्या है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आपको देखो एल्कीन की पहचान तो हो गई है ना, क्या है इसमें? डबल बॉन्ड आ गया बीच में। पहले तो हम सिंगल बॉन्ड के कर रहे थे, अब डबल बॉन्ड। पहले कार्बन को सीधा काउंट करो, सीधा आपने कार्बन देखना है। ठीक है ना, 1 2 3 आ गए, प्रॉप लगा दिया, लगा दिया प्रॉप। फिर देखो डबल बॉन्ड है कि क्या है? डबल बॉन्ड ही नजर आ रहा है ना, तो इन आ गया। क्या आ गया? इन। सो बन क्या गया? प्रोपीन। क्लियर? सो ये भी देखना है कि किस कार्बन के ऊपर है, 1 2 3, किस कार्बन के ऊपर है? ये 1 के ऊपर है। अगर सपोज यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो चलो स्ट्रक्चर में तो 1 पर था ना, ठीक है, तो आपने सीधा प्रोपेन 1 इन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर सपोज 2 में आ जाए, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 वाली पोजीशन पर है, पर इसमें तो चलो 3 है, वैसे 2 वाली में होगा नहीं, फिर 4 भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये नेमिंग उसके अकॉर्डिंग होगी ना। जैसे कि अगर आप बात करो कि जैसे आपने ये देखना है कि जो एल्कीन है ना उसको कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। अगर हम इधर से भी करते हो 1 2 3 है ना, एक इधर से करके देखो 1 2 3 है ना, तो इस पे 1 पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इस पे किस पे मिल रहा है? 2 पे, तो 2 का नंबर तो बढ़ गया, उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। किसको कंसीडर करेंगे हम लोग? फर्स्ट, जिसका लीस्ट नंबर है उसको कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपीन। 1 इन भी लिख सकते हो, प्रोपीन हो गया। नंबरिंग लिखनी भी जरूरी है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 बेशक ना भी लिखो तो भी चलेगा। क्लियर? सो कम्स टू द एल्काइंस। एल्काइंस में सफिक्स क्या यूज करेंगे? वाई एन ई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब किसी कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, नंबरिंग करो कि क्या होगी, 1 2 3 जैसे भी है। ठीक है, ये फर्स्ट पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 पर ही बनता है, इधर से उधर से। तो ये क्या हो गया? प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम्स, वाई एन ई, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड है तो पीछे आपने सफिक्स क्या लगाना है? वाई एन ई। अगर sorry, this is a triple bond, sorry, triple bond is YNE suffix you will use, and for the double bond you will use the ENE suffix. Got my point? Okay, now moves to the next presentation slide. That is about how to name the alkyl groups. Okay, so अब ये भी बात है। सो नाउ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? देखो, कोई भी कार्बन चेन तो आराम से चल रही है, कार्बन की चेन तो चल रही है। अब इसमें अलग से एक ग्रुप नजर आ रहा है, CH3।
कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है आपको? CH3। इसी चेन के चलते चलते आपको एक अलग से नज़र आ रहा है CH3, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? एल्काइल ग्रुप। CH3 वाला ग्रुप हमेशा कौन सा वाला ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो अगर आप इसका नेम करते हो, देखो कितने कार्बन है, पहले तो चेन देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, ऐसे हो गया, पहले सीधा वैसे कर लिया हमने नेमिंग, ठीक है। देख लो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है 1 2 3 4 5 6 5 तक, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। सो कौन सी कंसिडर करेंगे हम लोग? जिसमें लोएस्ट नंबर है, सेकेंड पॉइंट जो हमने किया था नॉमेनक्लेचर में नेमिंग के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके आगे? 2, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा इसमें, नंबर लिखेंगे सबसे पहले, 2 पोजीशन पर है, पोजीशन वी हैव टू एक्सप्लेन। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये CH3 एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है कि इथाइल है? मिथ में कितने कार्बन होते हैं? 1, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? मिथाइल। क्या हुआ ये? 2 मिथाइल। 1 2 3 4 5, 5 वाला कौन सा होता है? पेंट। पेंट लिख दिया भाई। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, क्या आ गया? एन, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर? पेंट पेंट फॉर द 5 कार्बन्स, राइट। नाउ ये भी समझ आ गया आपको, ठीक है। अब चलो ये जो स्पेसेस है ना बेटा, इसमें हाइड्रोजन अपने आप ही फिल कर लेना, ये कोई इतनी वो नहीं है, आपको पता लगेगा इनके जो बाकी एंड्स हैं ये सारे बिजी हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है। अब देखो, चलो मान लो हमने खुद फिल कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ कम्स टू दिस, क्या बनेगा? अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। अब देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हैं। अगेन वही नंबरिंग, इधर से पहले एक बारी देख के देखो कैसे, ये तो सेम ही पे आएगा भाई क्योंकि 3 ही तो है इसमें, ठीक है। सो क्या होगा? 2, पहले पोजीशन बताओगे, मिथाइल, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये मिथ वाला, 1 कार्बन वाला लगा हुआ है, ठीक है। 2 मिथाइल, कितने कार्बन हैं? 3, 3 वाला कौन सा होता है? प्रोपेन, ठीक है, प्रोप होता है ना, तो सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन आ गया। सो इन दिस वे एक्चुअली यू विल गिव द नेम्स, ठीक है, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दिस वन, हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 3, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? क्लोरीन, क्लोरीन वाला ग्रुप कौन सा होता है? हैलोजन ग्रुप। कौन सा होता है? हैलोजन ग्रुप। सो इसमें आप कैसे नाम लिखोगे? मैंने क्या बताया था? प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन सा वाला करेंगे? क्लोरो। क्या करेंगे हम इसमें? प्रीफिक्स, सॉरी मैं नीचे लिख देती हूँ, देयर इज अ लेस स्पेस। क्लोरो, पहले आप क्या लिखोगे? सॉरी, क्लोरो, फिर कितने कार्बन हैं? 1 2 3, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। बहुत इजी है, आपने ये ज़रूर देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अगर तो क्लोरीन लगा है तो आप क्लोरो यूज़ करोगे, अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो यूज़ करोगे, वो प्रीफिक्स के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसलिए इफ़ यू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस, ठीक है, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर केमिस्ट्री, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, दैट इज़ डेफिनेटली श्योर। फाइन, सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस, और ढंग से पढ़ो, मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, आराम से प्रिपरेशन करो, यू विल डेफिनेटली गेट योर गुड मार्क्स। फाइन, जितनी लाइक ये भी मैथ्स की तरह ही है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो, स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे, नेम्स कर करके प्रैक्टिस करी जाओ, देन डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप, मेरे को ये इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। सो नाउ कम्स टू दिस वन, कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। क्या लगाएंगे इसके सफिक्स के पीछे हम? ओल। कितने कार्बन हैं? प्रॉप आएगा, क्यों? क्योंकि ये कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। देखो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। सो प्रॉप आ गया। सो पीछे क्या लगेगा? सफिक्स क्या लगेगा? प्रोपेनोल। प्रोपेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड एन भी लगेगा भाई, प्रोपेनोल हो गया, सॉरी ओल, ठीक है। प्रोपेन 1 ओल भी कर सकते हो, पोजीशन देख लो ना इसकी, 1 2 3 दोनों तरफ से करोगे सेम पोजीशन पर ही आ रही है, ठीक है। सॉरी, प्रोपेन 2 ओल, कौन सा वाला? ये प्रोपेन 2 ओल, यू कैन राइट इट। सो इट्स प्रोपेन 2 ओल। वाई इट्स 2 ओल? बिकॉज OH कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड पर है। क्लियर? सो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, विच इज़ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है इस केमिस्ट्री में, ये चैप्टर का स्पेशली, ठीक है। सो कम्स टू दिस पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे?
एक्चुअली में क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ना, ठीक है, ये लुइस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ना तो वो बॉन्डिंग बनाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करते, कुछ नहीं करते, वो सेफ है क्योंकि वो तो कंप्लीटेड है, अपने ऑक्टेट पे कंप्लीट है। पर प्रॉब्लम किनको आ रही है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को आ रही है, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी वैलेंस शेल में, कौन सी शेल में, वैलेंस शेल, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। सो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट्स के जैसे, डॉट्स में, ठीक है, डॉट्स में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे इसके लिए, CH4 है, जैसे CH4 किसका नेम होता है, मिथेन, मिथ, वन कार्बन एटम एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। सो क्या करेंगे अब इसको, इसका फॉर्मूले में अगर ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाए तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आई एम जस्ट अगेन ड्राइंग दिस, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। HS लगा दो हर जगह पे आप लोग। सो ओके, अब हमने बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमने ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर से हम हेल्प ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी हमें कार्बन का अटोमिक नंबर भी पता है, कितना अटोमिक नंबर होता है कार्बन का, बोलिए बोलिए, इट्स 6, ठीक है। 6 में अगर हम उनको डिवाइड करते हैं शेल्स को, तो 2 और सॉरी, ये इसका अटोमिक नंबर हो गया, ठीक है। 2 और किस में हो गया, वो डिवाइड 4 में हो गया। सो इसकी वैलेंसी तो 4 है, वो तो हम लोगों को पता ही है, जब से चैप्टर शुरू किया ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, ठीक है। सो उसके बाद में हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर कितना है हमारे पास, 1 ही होता है, तो एक ही तो है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इस कंपाउंड का, ठीक है। इसका भी आप घर पे सब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एक मैं बना के दे रही हूँ आपको कैसे बनाना है। नॉर्मली देखो, बीच में आप रखोगे C कार्बन को, ठीक है। इसकी टेट्रा वैलेंसी है, आप इसको स्टार के साथ शो कर लो, किसके साथ शो करो, स्टार के साथ, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और उसके आसपास कितने का हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4। अब हम इसको 4 हाइड्रोजन्स को यहाँ लगा देंगे, क्लियर। सो 4 हाइड्रोजन्स लगा दिए भाई, 4 हाइड्रोजन है। अब हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाए, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने एज इट इज ऐसे डॉट की तरह लगा दिए। मैंने एक्चुअली डॉट के लिए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को भी, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे कि कैसे इनकी शेयरिंग हुई है, इस कंपाउंड की शेयरिंग कैसे हुई है। पहले तो कार्बन को सेंटर में लग दिया, अब हाइड्रोजन को सेंटर में थोड़ी ना रख सकते थे, कार्बन तो एक ही है, तो कार्बन को ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बन को सेंटर में रख दिया, आसपास कितने हाइड्रोजन्स लगा दिए, 4 हाइड्रोजन्स लगा दिए, क्योंकि 4 ही तो दिए हुए हैं, गिवन है। सो अब क्या करेंगे, ऐसे हमने लगा दिया, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इसको स्टार से किया है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, हाइड्रोजन का पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन एक से तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये शेयर करेगा इसके साथ, सेटिस्फाइड। अब इस हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाइड होना है भाई, ये क्यों रह जाए, ये भी सेटिस्फाइड होगा, इससे शेयर करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सर्कल लगाओगे आप ये ज़रूर, ऐसा ना हो मन में सोची जाओ और लगाओ कुछ ना। फिर यहाँ पर इसको लगाओगे सर्कल को, ठीक है, ये भी हो गया। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर अब कार्बन का क्या बनेगा, कार्बन इनसे भी 4 से 4 लेगा, 4 तो उसके पास खुद है, ठीक है। 4 + 4 कितने हो गए, 8। कार्बन विल बी हैप्पी, कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है ना अपना। तो ये देखो कार्बन ने क्या किया, ये भी इसने ले लिए। सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, क्लियर। सो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपने रिप्रेजेंट करना है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों ने उसके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स में, अगर जैसे कंपाउंड फॉर्म में अगर आप सब डॉट लगा दोगे तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डॉट मत लगाना, एक को स्टार लगा लेना, दूसरे को डॉट लगा लेना, इससे आपको भी ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, ये ना हो कि कुछ और ही हो जाए, ठीक है। सो आपने उसको प्रॉपरली ड्रॉ करके then easily it will be easy for you to make this electron dot structure also, clear. Now move to the next slide. So okay, comes to the next slide, which is a homologous series. So now we will discuss about the homologous series also. Homologous, homo means क्या होता है, सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप्स वाली जो सीरीज है, जिनकी फैमिली सेम है, ठीक है। जैसे कि OH की फैमिली है, सारे OH ही हैं, कोई
अपना मिथेनॉल है, कोई इथेनॉल है, कोई प्रोपेनॉल है, मिथित, बस प्रॉप यही चेंज हो रहा है सिर्फ, कि कार्बन एटम्स कितने हैं, सिर्फ वही चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फॉर्मूला दैट डिफर ओनली बिकॉज ऑफ द कार्बन चेन लेंथ, क्योंकि कार्बन के नंबर्स चेंज हो रहे हैं ना, मिथ में 1 है, इथ में 2 है, प्रॉप में 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, उनके सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, बट उनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है ना। होमो मीन्स क्या होता है कि सिर्फ उनके कार्बन चेन के नंबर चेंज हो रहे हैं, बट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दैट आर सेम। तो क्या होगा, होमोलोगस शेयर करेगा उसका जनरल फॉर्मूला, डिफर उनका जो आपस में डिफरेंस होगा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस स्लाइड्स ऑल्सो, कि देर इज़ अ डिफरेंस। कितना डिफरेंस होता है इनका आपस में, सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस होता है। जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह में ले लो ना आप, तो CH2 का ही डिफरेंस है, CH2 और ऐड करी जो आपको सारे स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्चुअली क्या है, वो सेम होगा, इनका होमोलोगस सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सिर्फ इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही चेंज होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अगेन उनकी सेम ही होंगी, क्योंकि वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं, पता ही है आपको, अगर उसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया, उसके अंदर हमने CH2 ऐड करी जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे आर सिमिलर, बट फंक्शनल ग्रुप विल बी ऑल्सो रिमेन सिमिलर, फाइन। सो ये भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होंगी, ठीक है, डन। सो नाउ आई होप दिस स्लाइड ऑल्सो क्लियर टू यू। Now moves to the next topic of this chapter, which is isomerism, ठीक है, ओके। नाउ कम्स टू द आइसोमेरिज्म पार्ट। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना बच्चे, वो सेम होना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स कि कार्बन की जो चेन है, अगर ब्यूट है मीन्स कि 4 कार्बन हैं तो 4 ही कार्बन रहेंगे, पर हो सकता है वो स्ट्रेट चेन में हो या फिर ब्रांचिंग की फॉर्म में हो, ठीक है। आइसोमर्स उन्हीं को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर जो उनका फॉर्मूला है ना, मीन्स की जो आइडेंटिकल फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वो सेम होगा, पर जो उनका स्ट्रक्चर है, देखने में स्ट्रक्चर है, वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे अब जैसे मैं बात कर रही हूँ ब्यूटेन की, करते हैं हम बात, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, इसके आसपास आप हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। So there here also you can write this, so here you can write like, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया आगे, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, सो इधर भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ लग गया और एक यहाँ लग गया, ठीक है ना, इन दिस वे। सो क्या है, चारों में क्या चीज़, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में सॉरी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ही तो कार्बन है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन हैं, 1 2 3 3 4, इसमें भी 4 कार्बन हैं, तो डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर्स का भाई, ये सारा क्या है, ये स्ट्रेट चेन में आ गया, और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया इनका, ब्रांचिंग में, ठीक है। सो अगर स्ट्रेट चेन में और ब्रांचिंग, अब ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट वो सेम होगा, पर उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म वही एक फिनोमिना है जिसमें क्या होगा, इनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, बट जो इनका जो फिजिकली आपको दिख रहा है लुक वाइज की ये स्ट्रेट चेन में है, वो ब्रांचिंग में है, वो भी वही सिर्फ डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, क्लियर। नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, so which is about the, now comes to the chemical properties of the कार्बन कंपाउंड्स। अब हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कार्बन है, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, वॉट एवर वी डिस्कस्ड, ठीक है। सो वो चीज़ें नॉमेनक्लेचर के बारे में भी आपने देख लिया, कैसे नेमिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप क्या होती हैं, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कार्बन है बच्चे, उसकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है एक्चुअली। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, वी आर नॉट डूइंग एनी स्ट्रक्चर एनी डेली प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। डिवोट योर टाइम, फोकस ऑन योर टॉपिक्स, रिपीट डू द रिपीट रिविजन ऑफ दिस टॉपिक्स, ठीक है, देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि आपका फ्लो बना रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, पूरा पक्का मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के लिए। नाउ कम्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स कि ये बर्निंग करता है। अब आपको पता है
जो भी चीज़ की कंबस्शन, अब कार्बन को कंबस्ट हम आराम से ये बर्निंग करते ही करते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन किसकी प्रेजेंस में होगा ये बर्न? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबस्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंबस्शन के लिए मस्ट है, ये रिक्वायरमेंट है। विदाउट ऑक्सीजन ना कंबस्शन नहीं हो सकती है। क्लियर? तो क्या होगा कंबस्शन में? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2 हीट एंड लाइट विल इट विल प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। जब भी कंबस्टन होती है ना, बहुत सारी हीट, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। क्लियर? सो नाउ द सेकेंड वन इज मिथेन है। मिथेन जो हमारा CH4 किसका फॉर्मूला है? मिथेन का। ये कार्बन का मिथेन, मिथेन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो अब आपको पता ही है कंबस्टन किसकी प्रेजेंस में होगी? सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो हमारे पास क्या रिलीज होगा? CO2 वाटर प्लस हीट विल रिलीज। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन भी देखते हैं साथ साथ में। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये बताई दी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट रिलीज हो रही है। ठीक है। सो इसमें भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में वी राइट ऑलरेडी दिस थिंग्स हेयर। सो देयर इज अ, दिस इज व्हाट? इथेनॉल। ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल। ओल गाया है बिकॉज ऑफ दिस OH। ये OH क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है बच्चे। ठीक है। तो इसको हमने लगा दिया, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट विल प्रोड्यूस, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट विल प्रोड्यूस। क्लियर? कंबस्टन हो रही है ना ऑक्सीजन के साथ, सबके रिएक्शन है। मिथेन भी कर सकता है, इथेनॉल भी कर सकता है इसके साथ रिएक्शन। तो ये चीज़ें सेम आएंगी इसमें। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्सो वी कैनॉट इग्नोर इट, ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो ये इथेनॉल है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। ठीक है ना। अब हमें तो पता ही था जो कंबस्टन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने डिस्कस की है। क्लियर? सो नाउ कम्स टू द ऑक्सीडेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन के साथ हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं। किसको करवा रहे हैं? ये क्या है हमारे पास? इथेनॉल ही तो है। इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे और ये चीज़ें क्या है? कैटालिस्ट। अब हम बात करें कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट हमारे जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हैं बहुत ज़रूरी हैं। उनमें हम उनको स्पीड अप करने के लिए कुछ ना कुछ हम कैटलिस्ट वी आर यूजिंग इट, ठीक है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है। एंड समटाइम्स वी आर यू ऑल्सो वांट टू, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन चल रहा है उसको इनहिबिट करते हैं, उसके लिए इनहिबिटर्स भी वी आर ऑल्सो यूजिंग, बट हेयर वी आर यूजिंग दिस फॉर स्पीड अप द रिएक्शंस। ठीक है। सो कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। सो इन कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, देन इट विल फॉर्म इथेनॉइक एसिड। क्या बनाएगा ये? इथेनॉइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, इसके पीछे सफिक्स में क्या लगेगा? OIC, एक ओइक एसिड। ठीक है। तो ये नाम है इथेनॉइक एसिड विल फॉर्म। क्या बन जाएगा ये? इथेनॉइक एसिड। दिस इज इथेनॉल। फाइन। सो इससे क्या, इथेनॉल ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है। ये इसको हम इथेनॉइक एसिड को ना एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। अभी हमने आगे करना है इसका डिफरेंस। इसको हम विनेगर यूज़ करते हैं घर पे हम, ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको। सो इथेनॉइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? एक एसिड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ठीक है, एडिशन, एक्चुअली हम कुछ कंपाउंड्स में ना कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो फिर उसको हम सैचुरेटेड बना सकते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड निकल। बट इज अगेन दिस इज ऑल्सो अ कैटलिस्ट। सो वी आर यूजिंग दिस कैटलिस्ट। ठीक है। इसको स्पीड अप करने से, इनको बॉन्ड्स को ये ब्रेकअप करेंगे और ये हमें हेल्प करेंगे इसके लिए कि हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाए। मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन गैस हमें पास करनी पड़ती है, फिर ही ये जो है रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होगा? व्हेन वी आर पासिंग द हाइड्रोजन अलोंग विद इट, ठीक है, तो क्या होगा? देन दिस और कैटलिस्ट वी आर यूजिंग फॉर इट। ठीक है। सो व्हाट वी गेट एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है कि
दैट वन एक्चुअली वनस्पति जो ऑयल है, ठीक है, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं वनस्पति घी में, ठीक है। सो अगर हम वनस्पति ऑयल से हाइड्रोजन को पास करें, उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं और प्लेटिनम और निकल कैटलिस्ट हम यूज़ करें ना, देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस, ठीक है, सैचुरेटेड, मतलब वेजिटेबल घी मिल जाएगा हम लोगों को। ये क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे आपको कि क्या करेंगे हम। देखो केमिस्ट्री इतनी वो नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे देन डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। मैं डरा नहीं रही हूँ, समझोगे, रोज रोज टाइम दोगे, पढ़ोगे, फिर ही याद होना है कुछ, ठीक है। सो मेन में क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वनस्पति ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करोगे और क्या है उसमें आप कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो प्लैटिनम निकल, ठीक है, देन यू विल गेट सैचुरेटेड, फिर हमें वनस्पति घी मिलता है। क्लियर, पूछ सकते हैं कौन सी गैस ऐड करते हैं, कौन से कैटलिस्ट का नेम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। सो नाउ कम्स टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है, अब इसने क्या करना, हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं इसमें मीथेन के अंदर, तो क्या हो रहा है, मीथेन में क्लोरीन ने हाइड्रोजन एक को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन एक बाहर भगा दिया उसने, ठीक है, और क्लोरीन ने उसकी जगह पे आके बाइंड हो गया फिर, ठीक है। सो क्या बन गया हमारे पास, ये इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं हो सकता, ये प्रोसेस हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही होगा। क्लियर। सो क्या है, मीथेन प्लस क्लोरीन जब करेंगे देन ये क्या बन गया हमारा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, इट विल बी मिथाइल क्लोराइड। बट दिस प्रोसेस एक्चुअली विल अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये देखो छोटी छोटी बातें देखने में लग रही है ना, बट ये चीज़ें रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनलाइट नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्लियर। सो नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now comes to the next topic, which is the difference. This is very very important topic of this chapter, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएगा ही आएगा कोई ना कोई। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में डिफरेंस क्या है, पहले तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। इट्स C2H5OH, ठीक है, सो इसका क्या, इथेनॉइक एसिड का CH3COOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, इथेनॉल में हमारे पास सबसे पहले ये अल्कोहल है एक, ये क्या है, एक अल्कोहल है, जिसको हम कौन सी अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये वो अल्कोहल है जो कि ड्रिंक करते हैं लोग, ठीक है ना, जो ड्रिंकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल्स, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, ठीक है, बट जो लोग ड्रिंक करते हैं वो कौन सी ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। सो ये जो इथेनॉइक एसिड है इट्स लाइक अ एसिड, ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये जो हमारा इथेनॉल है ना, ये लिक्विड ही रहेगा एट द रूम टेम्परेचर, वाटर में ये सॉल्युबल है, मिक्स हो सकता है, ठीक है, तो ये लिक्विड ही रहेगा रूम टेम्परेचर पे, इसकी कोई वो स्टेट चेंज नहीं होती है फिजिकली, ठीक है, वो लिक्विड ही स्टे रहेगा। देन कम्स टू द इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड क्या होगा, लो टेम्परेचर पर भी फ्रीज हो जाएगा, ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना फिर उससे। सो इथेनॉइक एसिड क्या करेगा, फ्रीज ही रहेगा एट द लो टेम्परेचर ऑल्सो। नाउ कम्स टू द रियल लाइफ यूज, अगर हम देखें हम इसको रियल लाइफ में, एज ऑलरेडी मैंशन दिस थिंग कि द पीपल दे आर यूजिंग दिस अल्कोहल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ की जाती है, सिर्फ अगर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए नहीं है ये काम, ठीक है ना। कई बार आप कुछ मेडिसिन खाते हो तो आपको नींद आने लग पड़ती है, ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट तो डाला ही होता है ना इस चीज़ का मेडिसिन में। ठीक है। सो सिरप्स में वी आर यूजिंग इट, ठीक है। देन कम्स टू द एक्चुअली जो इथेनॉइक एसिड है ना, वी आर यूजिंग इट एज अ विनेगर, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग बैक। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग बैक, आई ऑलरेडी केम बैक। सो एक्चुअली जैसे मैंने मेंशन किया ना, मेरा थ्रोट थोड़ा ठीक नहीं है, सो फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ कि बच्चों की डिमांड थी कि वीडियो बनाओ, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, दैट्स वाई। ओके, सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वेयर वी वर। सो ये हो गया हमारा कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो एक्चुअली विनेगर की तरह हम विनेगर है, हम घर पे सिरका लगा बना अपने यूज़ करते हैं किचन में, जो हमारा पिकल्स हैं उनको प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, विनेगर को डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो वी आर यूजिंग इट। नाउ कम्स टू द रिएक्शन विद सोडियम, इफ वी आर टॉकिंग कि सोडियम के साथ इसका रिएक्शन क्या है, यस, इसका रिएक्शन तो है, इथेनॉल वी
gives us the ethanol, gives us reaction, ठीक है, but ethanoic acid is not giving us, ठीक है, just coming back. ओहो. Okay, students. So now come here. This, yes, इथेनॉल का रिएक्शन पॉसिबल है इसके साथ, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉइक एसिड, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा इसके साथ, ठीक है. नाउ कम्स टू द डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को रिमूव करना, ठीक है ना. अब रिमूव करेंगे वाटर को, जैसे हमारे पास ये इथेनॉल है, क्योंकि हम इथेनॉल के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं, उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली विदाउट नहीं आएगा, H2SO4 के साथ हम इसको करेंगे, ठीक है. सो क्या करेंगे? H2SO4 की प्रेजेंस में हम इससे इथेनॉल को, जब H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब उसकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर. तो हमें क्या मिलेगा? दिस इथीन, ठीक है ना, हमें डबल बॉन्ड वाला इथीन मिलेगा, ठीक है. इथेनॉल से क्या बन गया? इथीन बन गया. बट ये इसकी एब्सेंस में नहीं होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 हमें चाहिए ही चाहिए इसके लिए, ठीक है ना. डिहाइड्रेट करना है, पानी निकालना है उसमें से, तो क्या चाहिए? कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए हम उसके लिए. तो कितने टेम्परेचर इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है, 443 केल्विन पे. तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? इथीन बन जाएगा, और वाटर भी निकलेगा इसमें से. वाटर ऑल्सो डिहाइड्रेट, मतलब वाटर निकल जाएगा. बट अगर हम बात करें इथेनॉइक की, देर इज़ नो रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड. हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं, आपको पता ही है जो ड्रिंकर्स हैं, दिस वन इथेनॉल एक्चुअली इफेक्ट्स टू आवर CNS, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है. एंड ये डीनेचर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या बात होती है? अगर जैसे इंडस्ट्रीज़ में, आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन जब बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं उसकी, दे आर एक्चुअली एडिंग सम कंटेंट इन इट, है ना. अल्कोहलिक कंटेंट डालना ही पड़ता है. अगर तो वो इथाइल अल्कोहल ऐसे एज इट इज़ ही वो डाली जाएंगे, तो फिर जो वर्कर्स हैं वही पीना शुरू हो जाएंगे. उसकी तरफ से उन्होंने, उस बिहाफ से उन्होंने ये सोचा कि आइदर हमने कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि हम उसमें कुछ डाल दें. गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप क्या डालो उसमें, मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, वो थोड़ा सा उसको मिथेनॉल कर देते हैं कि वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ ना हो, बट इंडस्ट्रीज़ पर्पसेस के लिए वी कैन फुलफिल आवर एम, यू नो, ठीक है. मेडिसिन बन जाए ढंग से, सब कुछ हो जाए. सो वो क्या होता है कि उस अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर मिथेनॉल को डाल देते हैं, ताकि उसके जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो यूज़ ना कोई करे उसको, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिथेनॉल एक्चुअली पता क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है. ये मतलब हमें ब्लाइंड भी कर सकता है अगर ज़्यादा वो हो जाए तो, ठीक है. पर वो बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज़ का पर्पस भी पूरा हो जाए और कोई और ड्रिंक भी ना करे इसको, मिसयूज़ ना करे उस चीज़ का, ठीक है. सो इसको इसको बोलते हैं डी नेचर करना. डी नेचर मतलब उसकी हमने थोड़ा सा उसकी फॉर्म को, उसको चेंज कर दिया हमने, उसमें कुछ ऐड कर दिया. इथाइल अल्कोहल में मिथेनॉल डाल दिया ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ना रहे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको डी नेचर कर दिया. क्या कर दिया? डी नेचर कर दिया. जो विनेगर है, डेफिनेटली इट इज़ अ वीक एसिड तो है ही है, एसिटिक एसिड है ये, ठीक है. सो ये क्या है? बट ये सेफ़ है, सेफ़ है, हम किचन में यूज़ करते हैं इसको. देन इज रिएक्शन विद बेस, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है बेस के साथ, बट इसका रिएक्शन है, ये है हमारा, ठीक है. इथेनॉइक एसिड का बेस है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH. उसके साथ जब फॉर्म करते देन वी गेट दिस रिजल्ट, ठीक है. सो सोडियम इसके साथ बाइंड हो गया और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है. NaOH में जो वाटर था, यहाँ से एक H, तो वाटर बाहर आ गया और Na उसके साथ बाइंड कर गया. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, अगेन इथेनॉल का कोई रिएक्शन नहीं आता कार्बोनेट्स के साथ. इथेनॉइक एसिड का यस कार्बन के साथ, इसके साथ कार्बो, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 10th में आपने पढ़ा हुआ है. तो ये क्या हो गया? एक ये एसिड है, ये क्या है? एक एसिड ही तो है. ये क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोजन का सोडियम कार्बोनेट है. जब इसके साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है, तो एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? सॉल्ट, CO2, वाटर. ये तो तीनों चीज़ें मिलनी ही मिलनी है ना हम लोगों को, ये आपने भूलना ही नहीं है ये चीज़,
ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों चीज़ों को मैं रिपीट कर रही हूँ। ये क्या था? एसिड था ऊपर वाला। ये क्या था? हमारा एसिड था। एसिड किसके साथ रिएक्ट किया था? बेस के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट किया था? बेस के साथ। एसिड और बेस के बाद में जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? अगर आपको नहीं ना पता, इट मीन्स आपने चैप्टर 2 पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ो पहले ढंग से। उसमें सब प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, क्या फॉर्म होता है और क्या नहीं बनता। तो ये क्या है हमारा? सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर इज ऑल्सो रिमूविंग, कमिंग आउट। ठीक है, सॉल्ट और वाटर। और अगर हम बात करें हमारा जो एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, CO2 और वाटर, तीनों चीज़ें। क्लियर? सो कर लेना इसको भी। Now comes to the next topic, which is esterification. This is also again very important topic. So esterification में क्या है? इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा इथेनॉल के साथ। जो हमने इथेनॉइक और इथेनॉल का डिफरेंस पढ़ा ना, हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को मिक्स कर देंगे इकट्ठे। क्या कर देंगे? हम उनको मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसमें ये क्या है कि दोनों आपस में रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में हुआ? ऐसा तो होगा नहीं, कोई कैटलिस्ट तो चाहिए उसके लिए हमें, मतलब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को जरूर लेंगे। अभी हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन में, कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है? वाटर को रिमूव करना, तो वो वाटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? एस्टर एंड वाटर, बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4। अब रिएक्शन देख लीजिएगा, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, सो एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट किया? इथेनॉल के साथ। ये इथेनॉल का ही तो पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, ये इथेनॉइक एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोल रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए इथेनॉइक एसिड। तो क्या हो रहा है हमारे पास? ठीक है, इथेनॉइक एसिड इथेनॉल किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को? दिस इज एस्टर प्लस वाटर इज ऑल्सो कमिंग आउट। वाटर ऐसे नहीं आएगा, वाटर कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ दिस कंसनट्रेटेड H2SO4। क्लियर? सो H2SO4 डालना बहुत ज़रूरी है, ये मिस नहीं करनी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। अगर आप ये चीज़ें नहीं ना लिखोगे, जहाँ पे टेम्परेचर दिया है टेम्परेचर नहीं लिखोगे, और जहाँ एसिड का नाम दिया है वो नहीं लिखोगे, देन डेफिनेटली आपको कुछ नहीं। और टीचर जो अच्छे वाला है वो तो जीरो ही नंबर देगा आप लोगों को। मैथ्स की तरह ही होता है, इसमें भी सब जीरो, कुछ नहीं मिलेगा फिर। सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस ऑल्सो। क्लियर? नाउ कम्स टू द स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज इट? सोप की फॉर्मेशन करते हैं जो हम लोग। सोप की फॉर्मेशन बनाना है, उसको कैसे बनाएंगे? जो एस्टर यहाँ हमें मिला, ठीक है, यही एस्टर यूज होगा उसके लिए। व्हेन एन एस्टर रिएक्ट, जो ये एस्टर है किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH। व्हाट इज इट? इट इज अ बेस। तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें? अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स मिलेंगे और अल्कोहल मिलेगा। तो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन एस्टर। ठीक है, सो एस्टर से NaOH, दिस इज अ बेस। ठीक है, व्हाट वी गेट? व्हाट इज दिस? इथेनॉल। जो हमने इथेनॉल डाला था स्टेरिफिकेशन में, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी इथेनॉल डाला था। पर अब ये बात तो क्लियर हो गई कि स्पोनिफिकेशन के लिए ना पहले एस्टर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एस्टर वी कैन नॉट परफॉर्म दिस। ठीक है, हम सोप की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एस्टर इज द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस। सो क्या होगा? एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा, देन वी गेट इथेनॉल। अगेन वही सेम वाला हमें इथेनॉल मिल जाएगा, ये वाला। देन दिस इज आर व्हाट? दिस इज अ दिस मोनिफिकेशन रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिल गया। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, COH लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ Na लग गया इसके साथ आके, क्योंकि NaOH के साथ तो किया था। ठीक है, सो इन दिस वे एक्चुअली द सोप इज फॉर्मिंग। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, सोप फॉर्मेशन के। सोप और डिटर्जेंट का फिर डिफरेंस करेंगे, देन with this we will complete our whole the chapter. So now comes to the cleansing action of the soap. ठीक है, cleansing action of the soap। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें। ठीक है, वे जस्ट, जो सोप है ना, सोप में क्या होते हैं? 2 एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, ठीक है, सो ये क्या होगा? जैसे ये है, ठीक है, सो ये हेड है, ये कौन सा पार्ट है उसका? हेड। ये कौन सा पार्ट है उसका? टेल। ठीक है ना, हेड और टेल हो गया।
हाइड्रोफिलिक होता है बेटा जो दूर भागता है, सॉरी जो वाटर के, ये हो गया हाइड्रोफोबिक। ये टेल कौन सी हो गई इसकी, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये कौन सा एंड हो गया इसका, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। सो सोप में दोनों एंड्स होते हैं, एक टेल होती है उसकी, एक हैंड होता है। अब जो फिलिक है ना वो वाटर की तरफ भागेगा। फोबिक एक देखो इतना याद करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचो कि क्या है। फोबिया डरना, फोबिया क्या होता है, डरना। तो फोबिक मतलब इसको पानी से डर लगता है, हाइड्रो वाटर से ये डरता है, ठीक है। तो वाटर से ये बाहर को भागेगा, ठीक है, और ये वाटर की तरफ भागेगा, ठीक है। ये सोप का एक स्ट्रक्चर बताया मैंने कि उसमें हेड और टेल दोनों होती है, दो एंड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं ये बताने लगी हूँ आपको बात, जैसे, ठीक है। सो जैसे अभी मिसल फॉर्मेशन होती है ना, क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कि एक ये डर्ट है, क्या है, ये डर्ट है, ठीक है। अभी हमने क्लीन सोप को कहाँ यूज़ करते हैं, सोप और डिटर्जेंट्स को कहाँ यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो क्लीनिंग कैसे करेंगे, ये डर्ट है, ये क्या है, एक डस्ट का वही डर्ट पार्टिकल है जिसको हमने रिंस अवे करना है उसको। तो क्या हुआ, जो सोप का हेड है वो उधर को चला गया और टेल जिसके साथ बाइंड हो गई है ना, ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ऐसे करके। ये बीच में सेंटर में क्या है हमारा, दिस इज डर्ट पार्टिकल। ये कौन सा पार्टिकल है हमारा, डर्ट पार्टिकल। इसके आसपास सारे के सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। ये साइड साइड वाली हेड है, ये टेल लगी हुई है, ठीक है। हेड मतलब वाटर की तरफ है भाई, वाटर की तरफ ही जाएगा। टेल मतलब इसके पार्टिकल्स के साथ बाइंड है, ये ऑयली टाइप होता है डर्ट, ठीक है। तो क्या होगा जब हम वाटर के साथ वॉश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसी से खींचा चला जाएगा। ये जो डस्ट पार्टिकल है इसी से वॉश अवे हो जाएंगे, मीन्स रन अवे हो जाएंगे और ये वॉश हो जाएगी हमारी डस्ट। क्लियर, तो डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो गए तो ये हमारा क्लीन हो जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए इसीलिए तो हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। वो हमने ऑलरेडी कर ही लिए टेल और हेड के बारे में, ठीक है। सो टेल जो है वो इसके साथ बाइंड होगी और हेड बाहर की तरफ होगा। जब पानी के साथ उसको वॉश करेंगे, पानी के साथ ही करेंगे, तो फिर क्या होगा, सारी की सारी डर्ट बाहर आ जाएगी, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये जो बनाया है, सारे के सोप के मॉलिक्यूल्स ना इसको ऐसे करके एक तरफ सारे मतलब मिलके उसको पकड़ लेते हैं डस्ट को, ठीक है, जो डर्ट पार्टिकल है। तो इसको बोलते हैं मिसल, क्या बोलते हैं इसको, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। सो मिसल फॉर्मेशन के बाद में फिर क्लीनिंग अप होने के बाद डर्ट पार्टिकल रिमूव हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इन दिस वे एक्चुअली इट विल हेल्प फॉर अस। देन नाउ कम्स टू द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। देखो सोप का है, so soap molecule in water have a hydrophilic end and hydrophobic tail. That one I already mentioned about this and we already draw the structure also. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर ठीक है, सोप के मॉलिक्यूल्स में ये चीज़ होगी। At the water surface the hydrophobic tail align out of the water while the ionic end remains in water. जो क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो मतलब उसके साथ में डर्ट पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन होगी, ठीक है। और जो वाइल द जो आयनिक एंड है, मीन्स कि जो वाटर वाला, जो वाटर के साथ जिसको प्यार है वो किसको गया, हाइड्रोफिलिक चीज़ को होगा, है ना। तो क्या होगा, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, इन वाटर हाइड्रोफोबिक टेल ओरिएंट अमंग फ्रॉम द वाटर लीडिंग टू द क्लस्टरिंग। वही होगा कि मिसल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, मिसल्स फॉर्म हो गए और क्या हुआ, इन द सेंटर में डर्ट पार्टिकल है और सारे का सारा रिंस अवे हो गया, ठीक है। ओनली डर्ट कलेक्ट्स इनसाइड द मिसल हाइड्रोफोबिक। वो बताई दी आपको कि सेंटर में ही डर्ट पार्टिकल कैप्चर किया हुआ है। मिसल फिर सस्पेंडेड होगा सॉल्यूशन में और जो भी डर्ट है वो क्या हो जाएगी, उसमें से रिंस अवे हो जाएगी, साफ हो जाएगा हमारा, क्लीन। क्लियर, सो comes to the last topic of this is about the डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है इनका डिफरेंस, क्या होते हैं, कई बार हम वी आर यूजिंग सोप, समटाइम्स वी आर यूजिंग डिटर्जेंट्स ऑल्सो। सोप में क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोप क्या होता है बच्चे, इट्स अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है। कौन से सॉल्ट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, रिमेंबर दिस। एंड दिस इज डिटर्जेंट सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये कौन से, अमोनियम सॉल्ट्स के भी हो सकते हैं, क्लोराइड एंड ब्रोमाइडाइंस। मेनली क्या है कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड भी लिख लो कि देन यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। सो सोडियम सॉल्ट्स हैं सल्फोनिक एसिड्स के, उनको क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट्स। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट्स, ठीक है। सो ये इनमें दो एंड्स दोनों हैं, इसमें भी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी मिसल फॉर्मेशन करता है और ये भी मिसल फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एक बात ज़रूरी है हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में जो भी आने वाला है। अब जो हार्ड वाटर होता है ना, वो होता है ग्राउंड वाटर, जिसमें जो भी मतलब अगर हार्ड वाटर के साथ सोप का कांटेक्ट अगर हम कोई चीज़ को वॉश करते हैं ना सोप के साथ, हार्ड वाटर के साथ कर रहे हैं हम, सोप को यूज़ कर रहे हैं, तो लेदर नहीं बनेगा, लेदर मीन्स की झाग नहीं बनेगी उसकी, फिर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्म स्कम बना देगा वो, स्कम्स का मतलब अजीब सा वो कपड़ों के ऊपर ना रुई रुई सी आ जाती है, ठीक है ना कुछ और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अलग से ही कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो फॉर्म्स कम विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विद हार्ड वाटर। तो ये जो सोप है वो स्कम फॉर्म करता है, वो वाइट वाइट सब्सटेंस सा कुछ ना क्लोथ्स के ऊपर जो आ जाता है, वो कौन फॉर्म करता है, सोप ही करता है। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी चल पड़ते हैं। सॉफ्ट वाटर जो है, इनमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं, हार्ड वाटर है जो कि लेदर फॉर्म नहीं करेगा, मीन्स की झाग नहीं आती उसमें, जल्दी नहीं वॉश करेंगे, है ना, मतलब सोप के साथ करेंगे तो झाग होगी ही नहीं, तो आपको लगेगा कि धोए नहीं गया ढंग से कोई कपड़े, ठीक है। अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, इसने कोई स्कम नहीं बनाना, कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल क्लीन कर देगा, तो ये इफेक्टिव ही रहता है। डिटर्जेंट के साथ आप वॉश करोगे तो साफ़ ही रहेगा सब कुछ, कोई स्कम स्कम कुछ फॉर्म नहीं होगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट इज लेस फॉर्म्स इन हार्ड वाटर, एंड वही बात हो गई कि जो झाग है वो कम आएगी, आएगी नहीं, कम ही आएगी, ठीक है। एंड सॉफ्ट वाटर के साथ अगर हम सोप को करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें फोम मिल जाएगी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, डिटर्जेंट्स में प्रोड्यूस द फोम, ये प्रोड्यूस करेगा फोम, लेदर जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर के अंदर भी कर देगा। सो डिटर्जेंट्स चले जाते हैं इसके साथ भी, डिटर्जेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो दोनों के साथ चलेंगे। बट सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ नहीं करेगा क्लीनिंग, ठीक है, वो कम झाग देगा या नहीं देगा, ठीक है। सो आगे जो है हाँ, अब ये बात है, देखो बेटा ये चीपर भी हैं सोप, अफोर्डेबल हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट में कोई कॉज नहीं करते पॉल्यूशन वगैरह, सो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो सोप की हमें कोई ऐसा इशू नहीं आता है, ठीक है। सो दूसरा है डिटर्जेंट्स जो है वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, डेफिनेटली दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत महंगी है ये, मतलब लाइक थोड़ा सा तो है ही एज कम्पेयर टू द सोप्स, ठीक है। सो विद दिस एक्चुअली इसको दोनों में हम लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और सम डिटर्जेंट्स जो है वही हमें कॉज करते हैं पॉल्यूशन को, सारे डिटर्जेंट्स नहीं है बट कुछ डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं हम, सो वो वाटर को पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो नाउ with this actually we completed our whole the chapter, so I hope your all the doubts will be like crystal clear, and अगर नहीं भी हुए रिपीट कर लो इस लेक्चर को, डेफिनेटली हो जाएंगे। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, बनाएंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हो गया। अच्छा एक मिनट, मेरी आवाज़ तो नहीं जा रही होगी। एक मिनट, ओके, हाँ जी सर।